हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे 6.3 रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट। जो मैंने ये फर्स्ट हाफ ये बना दिया हुआ है, अब मैं आपको सेकंड हाफ समझाऊंगा। ये फर्स्ट हाफ मैंने समझा दिया है, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे क्या है, since then aerobic respiration pathway depend on oxygen and aerobic organisms need to ensure that there is the sufficient intake of oxygen. We have seen that the plants exchange gases through stomata and the large intercellular space ensure that all cells are in contact with air. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये पॉइंट में यहाँ पे आपको ये समझाया हुआ है कि जो प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है, मीन्स जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जो लेता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, तो अब सिचुएशन क्या हो रही है कि स्टोमाटा होता है, वो क्या करता है कि जब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जब ज़रूरत पड़ती है, तो अब वो क्या करेगा, तो स्टोमाटा को ओपन करेगा और स्टोमाटा ओपन होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और वो आप जो डिफ्यूज़न की हेल्प से वो क्या करेगा, जितनी ज़रूरत होती है उतना कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब कर लेगा जो खाली जगह पड़ी है, और उसके अलावा जितना भी और इनसाइड जो कि जितना भी ऑक्सीजन है वो बाहर निकाल देता है। पर ये प्रोसीजर होती कैसे, और हम ये पूरा पॉइंट पढ़ के दूसरा भी आगे समझाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन। मैंने बोला ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वो किससे होता है, डिफ्यूजन की हेल्प से वो बाहर निकलता है। दे कैन गो इन टू cell or away from them and out into the air. The direction of diffusion depend upon the environmental condition and the requirement of the plant. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पे दिखा हुआ है देखो, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अब देखो ये स्पेसिफिकली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जब डिफ्यूज़न कब ज़रूरत होता है कि जब सिंपल सी बात है, जब धूप आ रही है या फिर नहीं तो फिर दूसरी तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कम हो गया है, तो वो क्या करेंगे, स्टोमाटा ओपन करेंगे, फिर वो प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, और डिफ्यूजन ऐसे सेल के अंदर इनसाइड होता है। पर ये होता कैसे है, उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक इमेज है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखो ये रही, ये गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये है ना, ये जो छोटा सी एंट्री पॉइंट दिखा रहा है वो हमारा स्टोमाटा है, ये छोटा सा एग्जिट पॉइंट दिखा रहा है वो भी हमारा। इन और आउट यहाँ से ही होता है, सेम प्लेस से हो सकता है। ओके, पर यहाँ पे क्या है, दूसरा आप देखोगे ना कि जो शेल के बीच में है ना जगह बहुत है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रहता है, और वो वहाँ पे जाके यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे फिर क्या, ये सेल है, ये सेल है, तो सेल के अंदर, सेल के साथ जाके वो डिफ्यूज़न करेगा, और डिफ्यूज़न में क्या होगा कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो बाहर आ जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनसाइड चलेगा। और वो होगा कैसे, तो वो डिफ्यूज़न की हेल्प से होगा। तो ये जो लेयर जो दिख रहा है ना, एक्चुअली आप बोलोगे कि सर ये लेयर किसका है, तो आप है ना, ये जो पत्ता बोल रहे हैं ना, जो प्लांट होता है उसका जो एक पत्ता होता है, जो लीव्स होते हैं, उसके अंदर जो हमारा लीफ होता है वो पत्ते का एक पोर्शन है, मीन्स उसको स्लाइस किया हुआ है। ओके, और स्लाइस करके ये ऊपर, ये प्लांट का ऊपर का पोर्शन है, ये ये पत्ते का ऊपर का पोर्शन है, और ये पत्ते का नीचे का पोर्शन है, और नीचे के पोर्शन में ऐसे स्टोमाटा होता है, और ये एक्सचेंज करता रहता है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जहाँ पे भी खाली जगह पड़ी है ना, वहाँ पे गैस यहाँ पे स्टोर कर लेगा, ये अंदर जाएगा, यहाँ पे जाके स्टोर कर लेगा। ओके, जहाँ पे खाली खाली जगह पड़ी है वो, तो उसके बाद क्या करेगा, वो सेल के साथ डिफ्यूज़न करेगा। क्या करेगा, सेल के साथ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर उसके अंदर सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड ले लेगा। ओके, और सिंपल सी बात है, क्योंकि हमको सिंपल सी बात है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर होगा तब सेल को प्लांट के अंदर क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, उनको क्या चाहिए, जो प्लांट के सेल होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वो जो सिचुएशन होती है, तो वो सिंपल सी बात है, रात को भी और सुबह को भी वो पहले एज़ पर रिक्वायरमेंट और एज़ पर एनवायरमेंट, एज़ पर रीजनल, वो डिपेंड उसके ऊपर रहता है कि वो कब कार्बन डाइऑक्साइड और कब ऑक्सीजन वो छोड़ेगा और कब कार्बन डाइऑक्साइड वो लेगा।
वो रीजनली होता है, क्योंकि नहीं बोलते हैं कि कई बार हमने ऐसा सुना होगा कि ये रीजन का ये प्लांट है तो अपने यहाँ पे नहीं उग रहा है, तो क्यों नहीं उगेगा, सिंपल सी बात है, वो रीजनल है तो वो रीजन में ही उगेगा, वो अपने यहाँ पे अपने एरिया में वो उसको वो प्लांट उगता नहीं है, उसकी वजह यही है। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे यही हमको समझाया हुआ है ड्यूरिंग द डे। अब दूसरा यहाँ पे था, यहाँ तक आए थे। द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, वो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकर, CO2 एलिमिनेशन is the major exchange activity going on, and during the day CO2 generated during respiration is used up the photosynthesis, hence there is a no CO2 release and instead oxygen released इन द मेजर इवेंट ऑफ दिस टाइम। तब फोटोसिंथेसिस होता है, तब क्या करता है सुबह को, तो सिंपल सी बात है, सुबह को वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके केमिकल रिएक्शन करके उसके बाद जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज़ करता है, वो यहाँ पे बोल रहा है। और उसके बाद एनिमल्स हैव evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced। अब ये क्या बोल रहा है कि एनिमल्स क्या करते हैं, तो एनिमल्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर हमारे एनवायरनमेंट में 78% तो नाइट्रोजन है, फिर 21% ऑक्सीजन है, उसके अलावा दूसरे सब गैसेस हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी में जाता है क्या, और जाता है तो वो बिहेव कैसे करता है, आपके दिमाग में आया होगा। हम अगर हम ऐसा बोले कि मैं एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन ले रहा हूँ, तो ऑक्सीजन ले रहा हूँ उसका मीनिंग क्या हुआ, तो दूसरे गैसेस इनसाइड नहीं जाएंगे क्या, जाएंगे, सारे जाते हैं, पर जैसे जाते हैं और वो जो हमारे बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती वो एज इट इज़ बाहर निकल जाते हैं, और जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, तो ये हमको यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस है कि भी आपके दिमाग में वो आएगा। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, बट एनिमल्स that live in water need to use the oxygen dissolved in water। टेरेस्ट्रियल जो जगह पे बाहर जो ज़मीन पे जो घूमते हैं, बरोबर, वो तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में से ले लेंगे, ओके, पर जो पानी के अंदर होगा उसका क्या, तो सिंपल सी बात है, जो पानी के अंदर होगा वो पानी में से लेंगे, पर उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। since the amount of the dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of the oxygen in the air। तो अब ये क्या बोल रहा है कि पानी में जितना ऑक्सीजन था ना डिजॉल्व, वो बहुत कम होता है कंपेयर टू एयर। भाई एयर में कितना है भाई 21% ऑक्सीजन है, पर पानी के अंदर उतना डिजॉल्व होता, उतना ऑक्सीजन होता नहीं है। अब आप बोलोगे सर पानी में ऑक्सीजन होता है क्या, हाँ पानी में ऑक्सीजन होता है। वो कैसे होता है कि पानी के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में होता है। उसके बाद क्या है हम देख लेते हैं। Oxygen in the air and the rate of the breathing is aquatic organisms in such a faster than the seen in the terrestrial organism। देखो फिर यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे ये बताया है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स सिंपल सी बात है फिश, ओके, उसके फिश है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ओके, तो उसमें जो फिश होती है ना, उसको आपने अगर सांस लेते देखा होगा तो वो बहुत फास्ट ब्रीदिंग करती है। जब ह्यूमंस जो होते हैं या बाहर जो एटमॉस्फेयर में से जो लेते हैं जो ऑक्सीजन, वो बहुत स्लोली करते हैं, ओके। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑक्सीजन का जो मात्रा, अगर जो लेवल, जो ऑक्सीजन का लेवल है वाटर में बहुत कम होता है, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, बहुत स्पीड में उसमें ब्रीदिंग करना पड़ता है, और बहुत ही ज़्यादा पानी खींच के उसमें से ऑक्सीजन निकालना पड़ता है, और वो पानी को गिल्स के थ्रू बाहर फेंकना होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि भाई जो फिश होती है वो बहुत ही फास्ट ब्रीदिंग करती है। Fish take in water through their mouth and force it past of the gill where the dissolved oxygen is taken up by blood। अब देखो ये यही तो बताया हुआ है कि भाई यही बोल रहे हैं कि जो मुंह से पानी ले रही है, मुंह से, देखो आप मछली को देखना हो तो मुंह से पानी लेगी, फिर क्या करेगी, जो गिल होता है उसके जैसे हमारे कान के पीछे की जगह होती है, वैसे फिश के कान तो नहीं पर उसके पीछे की जगह होती है ना,
वहाँ पे वैसे बहुत सारी लाइंस होती है जिसमें से वो पानी को छोड़ देती है, और वो जो छोड़ती है ना तब क्या करती है कि वो पानी के अंदर से जो ऑक्सीजन होता है उसको निकाल देती है, और दूसरा जो जो पानी बचा है उसको बाहर निकाल देगी, और जो ऑक्सीजन बचता है वो ब्लड के अंदर वो डिज़ोल्व कर देता है, और वैसे वो सांस लेती है फिश। तो ये बेसिक आप समझ में आ गया होगा। इसके बाद देख रहे हैं terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different oxygens organs in different animals. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि भाई डिफरेंट ऑर्गन होते हैं और एब्जॉर्ब करने के लिए ऑक्सीजन। ओके, all these organs have a structure that increase the surface area which is the contact with the oxygen rich atmosphere. तो मीन्स यहाँ पे ये समझा रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मैक्सिमम एरिया जो है उसके बॉडी का जो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो एटमॉस्फेयर से टच में रहता है। Since the exchange of the oxygen and the carbon dioxide has to take place across this surface, and this surface is very fine and delicate, in order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be a passage that will take air to this area. तो ये क्या बोल रहा है? तो ये ऐसा बोल रहा है कि भाई यहाँ पे जो मैंने समझा इसमें ये ऐसा बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो पहले तो जो एरिया है वो एटमॉस्फेयर के टच में रहेगा, पर वो इतना डेलिकेट होता है कि वो देखो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैसेज में होता है, बॉडी के अंदर होता है दूसरा, और स्पेसिफिक पैसेज के अंदर होता है, और वो ऐसे सेटअप किया गया है कि उसमें से ऑक्सीजन फटाफट ले सके और एग्जिट भी कर सकते हैं। इन एडिशन देयर इज़ द मैकेनिज्म for moving the air in and out of this area where the oxygen absorb, और उसको एयर इन कर सकते हैं और आउट कर सकते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वैसा मैकेनिज्म हमारे में है, ह्यूमंस में और एनिमल्स के अंदर। अब यहाँ पे हम सीख रहे हैं, यहाँ तक ये क्या बताया, यहाँ तक जो हमने बताया ना, यहाँ तक ये ऊपर से जब से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ तक सिर्फ वो कैसे लेता है ऑक्सीजन है, एक्वेटिक एनिमल्स कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, फिर प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, फिर एनिमल्स कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये सब यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। अब यहाँ से स्टार्ट क्या हो रहा है कि भाई ह्यूमन बीइंग कैसे रेस्पिरेशन करता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो आपको अगर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादातर पूछते हैं एक्सप्लेन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ से आप नीचे वाला जो पोर्शन है आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट कर दें। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। अब आप बोलोगे कि सर इसका नोस्ट्रिल्स मीन्स कि हमारा जो नाक होता है ना उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। तो ह्यूमन के अंदर ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन का एयर होता है वो कैसे नोस्ट्रिल से लिया जाता है। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इज़ फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। अब देखो उसके बाद आप देखो नाक के अंदर हेयर्स छोटे, हमारे जो नोस्ट्रिल है उसके अंदर वहाँ पे क्या होते हैं हेयर्स होते हैं, और वो हेयर क्या करते हैं कि जो डस्ट होती है उसको बाहर निकाल के, डस्ट होती है या फिर बड़ा कचरा होता है उसको वो फिल्टर करने का काम करती है। ओके, देन आफ्टर the passage is also lined with the mucus which help in this process, and from here the air passing through the throat and into the lungs। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे म्यूकस क्या है, म्यूकस मैं आपको बता दूँ म्यूकस क्या है कि उसके बाद देखो हमारे नाक के अंदर चिकना जो लिक्विड रहता है वो क्या काम करता है। तो ऑब्वियसली जैसे हम सांस लेंगे तो हेयर जो होता है वो मेजर जो डस्ट होती है, जो बड़ी साइज़ में डस्ट होती है उसको फिल्टर कर देता है। उसके अलावा छोटे छोटे जो डस्ट होते हैं, जो हमारा म्यूकस है, जो नाक के अंदर जो वो लिक्विड जैसा फॉर्म होता है वो जो होता है वो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इट मीन्स दैट वन टाइप ऑफ नोज़ के अंदर हमारे हेयर और जो म्यूकस है वो फिल्टरिंग का काम करते हैं। और आपको देखो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे दूं कि म्यूकस हमारे बॉडी के अंदर हर रोज़ के 400 ml जितना वो हमारा बॉडी उसको ऑटोमेटिक जनरेट करता है, और एनवायरनमेंट में मीन्स उसको सेव करने हमारे
जो एयर आती है हमारी नाक में, ओके, तो उससे जो बैक्टीरिया से उससे सेव करने का काम करता है। मीन्स 400 ml म्यूकस वो जनरेट करता है अपना बॉडी। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आती है इसमें। रिंग्स ऑफ द, उसके बाद क्या है, हाँ उसके बाद तो मैं बताना भूल गया। उसके बाद क्या आता है भाई, नाक में गया, नाक में म्यूकस में से फिर क्या आता है, थ्रॉट में जाता है, और थ्रॉट में जाके फिर वो लंग्स में जाता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, देखो ये वाला लाइन, ये रहा, थ्रॉट में जाता है, उसके बाद वो लंग्स में जाता है। ओके, तो उसके बाद क्या जाता है, वो थ्रॉट में जाता है, उसके बाद क्या जाता है, लंग्स में आता है। रिंग ऑफ द कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रॉट, रिंग ऑफ द कार्टिलेज। अब देखो कार्टिलेज का, अब ये आपको समझाना बहुत इसके साथ ज़रूरी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये अच्छा ये रहा डायग्राम, यहाँ से अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ से एयर गई, ओके, एयर यहाँ पे जाएगी, और यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, ये माउथ कैविटी है नीचे के इनसाइड, बरोबर, और यहाँ पे ये नाक के अंदर एयर जाएगा, तो यहाँ पे छोटे छोटे हेयर होते हैं, उसके बाद म्यूकस होता है, फिर वो फिल्टर होके यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोल, ये गोल 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 यहाँ पे आपको लाइन दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे गोल गोल जो लाइन दिखाई दे रही है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल गोल जो होती है रिंग ऑफ कार्टिलेज, उसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज। अब वो काम क्या करती है रिंग ऑफ कार्टिलेज, एक्चुअली क्या है कि ये स्किन जो हमारी होती है ना बहुत सॉफ्ट होती है। कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। अगर ये कार्टिलेज नहीं होगी तो ये कार्टिलेज मीन्स ये रिंग नहीं होगी, तो ये रिंग देखो ऐसी होती है, रिंग ऐसे 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 रिंग होती है, ओके। अगर ये रिंग नहीं होगी तो सिचुएशन क्या होगा, ये स्किन एक दूसरे को चिपक जाएगी। फॉर एग्जांपल ये दोनों सीधी जा रही है, तो उसकी जगह पे वो क्या हो जाएगी, ऐसे वो चिपक के ऐसे दूर जाएगी, ओके। तो ऐसे चिपक जाएगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर वो कार्टिलेज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा यहाँ पे जो ट्रेकिया मीन्स इसोफेगस है वो क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा, और वो क्या है, हम सांस लेने में तकलीफ होगी। तो ये रिंग इसलिए है कि वो दब नहीं जाए। उसके बाद क्या होता है, ये रिंग्स फिर आगे बढ़ रही है, फिर उसके बाद आता है ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या होता है, एक होता है राइट ब्रोंकाई और एक होता है लेफ्ट ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई का मीनिंग दो पार्टीशन कर रहा है, इसको बस ब्रोंकाई बता दिया है। और वो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये साइड यहाँ पे ये 3 पोर्शन में ब्रोंकाई का वो क्या बोलते हैं, ब्रांचेस के फॉर्म में निकलता है, और यहाँ पे नॉर्मली जो ब्रांचेस रहते हैं उसमें निकलता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 ब्रोंकाई मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है। देखो पहले ये जो मिल रहा है वो मेज़र है, ये जो है वो हमारा मेज़र है, ये है हमारा एक मेज़र है, बड़ा वाला ब्रोंकाई है। अब उसके अंदर भी आप देखोगे तो छोटे छोटे उसमें भी एक जैसे डालियाँ निकलती है ना, डालियाँ पेड़ में जैसे डालियाँ अलग अलग होती है, वैसे हम उसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। आप देखोगे ब्रोंक्यूल्स, ओके। तो सपोज ये रहा, देखो ये एक है, ये एक है, ये इसको सब ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, ओके, ये ब्रोंक्यूल्स है। अब आप बोलोगे कि सर उसके बाद, तो उसके बाद जो यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं एवियोलाई। अब देखो छोटे छोटे गोल 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 दिख रहा है, उसको बोलते हैं एवियोलाई। क्या बोलते हैं, एवियोलाई। अब ये जो गुच्छा है, जो ये गुच्छा है पूरे गोल गोल जो जिसको दिखता है, हम उसको बोलते हैं एवियोलर सेक। इसको क्या बोलते हैं, एवियोलर सेक। तो ये दिमाग में ये गुच्छा है उसको क्या बोलते हैं, एवियोलर सेक। वो छोटा छोटा गोल गोल है उसको क्या बोलते हैं, एवियोलर बोलते हैं। अब सिचुएशन क्या होती है, देखो आपको मैंने आपको सारा पोर्शन तो आपको समझा दिया। फिर ये पसलियाँ हैं, उसको रिब्स बोलते हैं। पसलियाँ जो बोलते हैं, पसलियाँ, तो हमारे जो हम टच करेंगे हमारे चेस्ट को तो क्या होगा, तो पसलियाँ हमको दिखाई देगी, दैट्स अ रिब, ओके। वो क्या करता है, तभी सेफ्टी का काम करता है, वो दब नहीं जाए इसकी वजह से, या बाहर से कोई अटैक हो तो वहाँ पे चिपक नहीं जाए। फिर डायफ्राम है, डायफ्राम क्या करता है, यहाँ पे वो सिकुड़ता है, बड़ा होता है, ऐसे होता रहता है, पूरी प्रोसीजर है। तो हम बेसिकली हम समझ लेते हैं ये एक्चुअली होता क्या है। एयर यहाँ से घुसती है अंदर, फिर यहाँ से फिल्टर होती है, फिल्टर होके फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे कहाँ पे, ट्रेकिया में आएगी, ट्रेकिया में आके फिर यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज में आएगी। रिंग ऑफ सॉरी यहाँ पे मैंने इससे पहले मैंने इसोफिगस बोला था, वो गलत है, ट्रेकिया बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, ट्रेकिया। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे, तो मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे है ना, यहाँ से, तो ये जो मैंने पूरा पोर्शन किया मैंने बताया हुआ है। एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक एक ऑर्गन होता है, वो क्या करता है कि हमारे जो फूड पाइप है और एयर पाइप है उसको अलग करता है। अब जो फूड पाइप है उसको एसोफेगस बोलते हैं, और जो एयर पाइप है उसको ट्रेकिया बोलते हैं, ओके। तो ये मैं आपको मैंने इसके पहले थोड़ी गलती की थी, मैं आपको वापस मैं सुधार रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, तो वो क्या करेगी, जब हम देखो हम कभी भी खाना और
सांस दोनों कभी भी एक साथ नहीं ले सकते हैं। कभी भी खाना और सांस दोनों नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे एक वैसा एक सिस्टम है गले के अंदर, और वो गले के अंदर जो सिस्टम है वो क्या करता है, सांस लेगा नहीं तो फिर सांस लेगा तो फिर वो फूड पाइप को बंद कर देगा, और फूड लेगा तो सांस की पाइप को बंद कर देगा। ओके, तो मीन्स ये सिंपल सी बात है। तो जो सांस लेते हैं उसको ट्रेकिया बोलते हैं, जो खाना खाने वाली जो पाइप है उसको इसोफेगस बोलते हैं। तो ये दिमाग में रखना है ये आपको। उसके बाद क्या आएगा, एयर यहाँ पे आएगा। एयर यहाँ पे आने के बाद तो मीन्स उसको हम बोलते हैं लेफ्ट, फिर मैंने क्या बोला था, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। तो अब लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में जाएगा, तो लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर आने के बाद फिर वो ब्रोंक्यूल्स में बिग मीन्स वो डाइवर्ट हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स में, क्योंकि ब्रोंकाई है, उसके बाद ये सारी जो डालिया जैसा दिख रहा है वो ब्रोंक्यूल्स है, फिर ब्रोंक्यूल्स में चला जाएगा, और ब्रोंक्यूल्स से होके फिर वो कहाँ पे आएगा, एल्वोलर सेक मीन्स ये पूरा ये बड़ा वाला है ना, ये पूरा एक बंच ऑफ एव्यूलाई है, उसको हम एव्यूलर सेक कहते हैं, वहाँ पे आएगा। और वहाँ पे आने के बाद वो जाएगा एव्यूलाई मीन्स ये छोटा छोटा सा जो बबल जैसा दिखता है ना, छोटा छोटा सा, देखो इसके अंदर टोटल कितने हैं, अभी अगर ये डायग्राम में देखें तो 10 से 7-8 जैसे दिख रहे हैं। तो जो एक छोटा सा जो बबल है उसको एव्यूलाई बोलते हैं। ओके, अगर हाँ चलो मेरे पास एक डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूँ। मैंने बहुत आपके लिए डायग्राम तो कई बार क्या होता है मैं बहुत डाउनलोड करता हूँ पर कई बार दिखा नहीं सकता हूँ। देखो ये रहा, आपके लिए पहले ये बता दूँ। देखो ये क्या हुआ भाई, ओके यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से एयर यहाँ पे आई। ओके, यहाँ पे आने के बाद मैं अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से पहले क्या आएगी, पहले यहाँ पे सॉरी ब्रोंकाई में आएगी, ब्रोंकाई में आने के बाद फिर ब्रोंक्यूल्स में आएगी। ब्रोंक्यूल्स मीन्स ये ब्रांचेस है अलग अलग। ब्रोंक्यूल्स में आने के बाद फिर यहाँ पे आएगी, एव्यूलर सेक में आएगी, और एव्यूलर सेक में आने के बाद फिर ये छोटे छोटे बबल्स हैं छोटे छोटे, उसके अंदर एव्यूलाई में आएगी। पर वो दिखता कैसा है, एव्यूलाई इनसाइड से कैसा दिखता है, मैं आपको, मेरे पास उसका भी इमेज है, ये रहा भाई। देखो ये छोटा सा एव्यूलाई का ये डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो अब वो छोटा सा बॉल है ना, वो छोटे से बॉल के आसपास यहाँ पे आर्टरी और वेंस रहते हैं। अब आर्टरी और वेंस क्या होता है, तो वो ब्लड लाने और ले जाने मीन्स ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन होता है ना ब्लड का, ब्लड को ले जाने और लाने के लिए, उसको बोलते हैं आर्टरी एंड वेंस। अब आर्टरी क्या काम करती है, तो आर्टरी के अंदर वो क्या करती है, ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है। ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन। और वेंस का काम क्या होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है। तो यहाँ पे आएगी तो होगा क्या, हमारा जो हार्ट होता है वो पंप करेगा, तो यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे एक्सचेंज करेगा। देखो ये सिस्टम दिख रहा है पूरा, ये पूरा सिस्टम है। ब्लड यहाँ पे आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसको छोड़ देगा, ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड में ले लेगा, फिर वो चला जाएगा ब्लड वापस। तो ये होता क्या है कि जो आर्टरी और वेंस के थ्रू होता है, आर्टरी में ऑक्सीजन होता है, वेंस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं यहाँ पे। और ये जो हमारा है हम इसको देखो, ये पूरा एक बबल जैसा है, यहाँ पे एव्यूलाई है, और ये कैसे एक्सचेंज करता है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये एव्यूलाई ऐसा है, और इसका जो मैंने बोला ना एक गुच्छा जैसा बनता है, वो उसको बोलते हैं एव्यूलर सेक, जो मैंने आपको बताया हुआ था। ये रहा, ये गुच्छा है हमारा, हम इसको बोलते हैं एव्यूलर सेक। देखो यहाँ पे दिखाया गया हुआ है एव्यूलर सेक, तो ये हमारा एक गुच्छा एव्यूलर सेक है। और ये एव्यूलर सेक वो मिक्स होकर हमारे को ऑक्सीजन यहाँ पे पहुँचाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद ब्रोंक्यूल्स मीन्स ये ब्रोंक्यूल से अलग अलग ब्रोंक्यूल जैसे ब्रोंकाई में जाएगा, और ब्रोंकाई में से फिर वापस हमारे जो ट्रेकिया में आएगा, और ट्रेकिया में से फिर हमारे नाक में से वापस निकल जाएगा। तो ये पूरी प्रोसीजर होती है। तो मैंने आपको समझाई, भले ये वीडियो बड़े लंबा हो जाए पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो इसलिए मैं भले थोड़ा लंबा हो जाए, डजेंट मैटर, पर हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही तो पढ़ना है हमारे को, यही तो है इम्पोर्टेंट, समझना इम्पोर्टेंट है। अगर हम रट्टा मार के फिर अगर एग्ज़ाम में लिख देंगे कोई बड़ी बात नहीं है, पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी प्रोसीजर होती है तो होती कैसी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने आपको बताया ना, तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे मैंने डायग्राम में यहाँ पे दिखाया, मीन्स टेक्स्ट बुक में दिखाया गया, वही मैंने आपको समझा दिया। ओके, तो अब इसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे एक दो चीज़ है, फेरेक्स और लेरेक्स, ये भी है यहाँ पे जो आवाज़ निकलता है, और ये दोनों की हेल्प से आवाज़ भी निकलता है, और
जैसे नहीं स्वर पेटी बोलते हैं, आई थिंक सो वो लेरेक्स है जिसमें से वो जो नहीं बोलते आवाज़, हम बोलते हैं तो आवाज़ निकल रहा है, और फेरेक्स से वो मालूम नहीं है एग्जैक्टली, वो मेरे ख्याल से वो सांस लेने के लिए जो नहीं बोल रहा हूँ स्पेसिफिक जो पॉइंट होता है वो ये होगा मेरे ख्याल से। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है बस, और कुछ नहीं है। तो चलो फटाफट हम इसको पढ़ लेते हैं। अरे यार क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे थे हम? समझाते समझाते वो भी चले गए। ओके चलो, यहाँ पे थे हम, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं पूरा एक बार फटाफट, क्योंकि बहुत लंबी हो गई ये वीडियो। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेक इन टू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल, नाक से ले रहा है। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर that line the passage. The passage is also lined with a mucus which is helps in this process. From here the air passes through the throats into the lungs. मैंने बोला ना जो थ्रोट में से लंग्स में जा रहा है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी मैंने गोल गोल बताया था वो भी। एंड दिस एंश्योर दैट द एयर पासिंग डज नॉट कॉलेप्स। इस वजह से ये बोल रहा है कि वो जो एयर जो अंदर जा रही है वो पास होने से, यहाँ पे जो एयर यहाँ से जा रही है तो पास होने में बीच में बंद नहीं हो जाए, नहीं तो बंद हो जाएगी तो हम भी बंद हो जाएंगे ओके, तो वो बंद नहीं हो जाए इसलिए वो ध्यान रखता है वो रिंग्स। ओके, तो यहाँ पे वापस फटाफट पढ़ लेते हैं। when the lungs the passage divide into smaller and smaller tube which finally terminate in the balloon like structure which is called the alveoli। मीन्स वो balloon like जो structure मैंने आपका था उसको alveoli बोलते हैं, ऐसा बता रहा है बस। and the alveoli provide a structure where the exchange of gases can take place। the wall of the alveoli, देखिए wall of the means अब सिंपल सी बलून है, तो बलून जो बलून जैसा दिख रहा था वो बलून जैसा जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो निकाल देगा। तो द वॉल ऑफ द एल्वेओलाई कंटेन द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। तो मैंने बोला था ना वहाँ पे दो तरह के आर्टरी और वेंस, वो क्या करती है ब्लड लाती, आर्टरी क्या करेगी ऑक्सीजन लेके जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी वेंस लाती है वो क्या होती है, वेंस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड लाती है। तो वो करेगी क्या, उसको दे देगी कार्बन डाइऑक्साइड जो बबल्स को दे देगी, एल्वेओलाई को दे देगी, और ऑक्सीजन वहाँ से ले लेगी और वापस हमारे बॉडी में हर एक सेल तक पहुँचाएगी। तो बस वही है यहाँ पे। एज वी हैव सीन इन द earlier years, when we breathe in we left out the ribs and the flatten our diaphragm and the chest cavity become a larger as a result। जब हम सांस लेते हैं तो होता है क्या, सिंपल सी बात है, हमको ऐसा जैसे छाती आउटसाइड आती है, मीन्स ऐसे फूल जाती है, और ये सिस्टम आपको बता रहा है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो फूल जाएगी, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो वो मीन्स वो सिंपल सी बात है वो छोटी हो जाएगी, लाइक दैट। ओके, और यहाँ पे डायफ्राम यूज़ किया हुआ है। तो वो क्या है, हमारे जो लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, और वो क्या होता है, वो सिकुड़ता है और बड़ा होता है, वो यहाँ पे बस और कुछ नहीं वो बताया हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज shoved इन द लंग्स एंड फील द एक्सपांड द एल्वेओलाई। मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो एल्वेओलाई क्या होता है, वो एक्सपांड होता है, वो बड़ा होता है, इसलिए से वो हमारी छाती फूल जाती है सांस लेते हैं तब। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर रिलीज इनटू द एल्वेओलाई। तो मैंने बोला था ना भाई, बॉडी में से जो ब्लड होता है वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है और एल्वेओलाई को दे देता है, और वहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है और वापस पूरी बॉडी को हमको दे देता है। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वेओलर एयर is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to the transport the all the cells in the body। मैंने बोला ना, तो मीन्स ऑक्सीजन वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी को दे देगा। ड्यूरिंग दिस ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन in and let out, the lungs away contains a residual volume of air that there is sufficient time for oxygen and absorb and for for the carbon dioxide to release। तो मीन्स ये क्या बोल रहा है, जब हम सांस लेते हैं तब वो स्पेसिफिक जो टाइम होता है, जो हम सांस लिया फिर वापस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं वापस छोड़ रहे हैं, तो वो इन दैट सिचुएशन तब क्या होगा, एल्वेओलाई जो होगा उसको कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और ऑक्सीजन को वो ले लेता है। तो ये यहाँ पे आपको बता रहा है। दूसरी बात क्या होती है, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ क्या, जो हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं
अब आप बोलोगे सर 21%, अरे ऑब्वियसली है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ऑक्सीजन लगे तब नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब अंदर जाएगा, पर जो काम की चीज़ होती है वो हमारा बॉडी लेगा, दूसरा सब एज इट इज़ आउटसाइड निकाल देगा। ओके, तो जब 21% हमारे ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगा ना, तो क्या 21 से 21% हम ले लेते हैं क्या ऑक्सीजन? नहीं, 21 में से सिर्फ 4 से 5% जो ऑक्सीजन होता है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, दूसरा 18% ऑक्सीजन बाहर ही निकल जाता है। मीन्स भले हम 21% ऑक्सीजन लें, 5-6% जो होता है वो ही लेता है, फिर वापस ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। तो इट मीन्स दैट हम लेते हैं 21% ऑक्सीजन, पर निकालता कितना, मीन्स ऑक्सीजन कितना बाहर निकलता है? 18% ही निकलता है। तो दूसरा क्या निकलेगा? ऑब्वियसली है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये एक्चुअली क्या है वो बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने इसलिए आपको बता दिया। चलो उसके बाद फटाफट पढ़ लेते हैं। When the body size of the animal is large, the diffusion pressure along the cannot take care of the oxygen delivery to all parts of the body. Instead, respiratory pigments take up oxygen from the air is lungs and carry in the lungs and carry it to tissue which are deficient in oxygen before releasing it. तो बस ये और कुछ नहीं बोल रहा है। तो जो ऑक्सीजन पिगमेंट, जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, मीन्स जो सांस लेने के लिए जो जो हमारे पार्ट्स यूज़ होते हैं, वो क्या करते हैं? तो वो सांस लेते हैं और वो निकाल देते हैं, बस और कुछ नहीं। बस तो आप समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी सिस्टम समझा दी तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है? द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। देखो ये ऑक्सीजन, आप बोलोगे कि सर कि हीमोग्लोबिन बीच में कहाँ से आ गया? तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के अंदर हीमोग्लोबिन का यूज़ किया गया हुआ शब्द। अब एक्चुअली क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर होता है। अब होता क्या है, जब आर्टरी और वेंस के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, तो होता क्या है कि हीमोग्लोबिन है ना, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है ना, एक साथ वो एब्जॉर्ब कर सकता है। कितने? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये देखो, ये कहीं पे नहीं लिखा होगा। ओके, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वो ले लेता है और वो हमारे बॉडी में जाके फिर वो ब्लड में जाके फिर वो हमारे सेल में जाके फिर वहाँ पे वो रिलीज़ कर देता है। और होता क्या है उसके बाद आपके आगे बढ़ के बता रहा हूँ फटाफट। चलो उसके बाद द रेस्पिरेटरी पिगमेंट is hemoglobin which has very high affinity for oxygen, and the pigment is present in the red blood corpuscles, and carbon dioxide is more soluble in water than oxygen is and hence is mostly transmitted in the dissolved from in our body. तो ये ऐसा यही बोल रहा है कि क्या वो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है जब रिलीज़ होगा तो वो क्या होगा, वो पानी में ज़्यादा डिज़ोल्व रहता है, इसकी वजह से वो ब्लड के थ्रू वो आउटसाइड निकल जाता है। फिर यहाँ पे देखो ये समझने जैसा बात है, ये थोड़ा कुछ दे दिया हुआ है। क्या है आपको बता दो, जो एव्यूलर सैक होता है, ओके, तो जो हमारे बॉडी के अंदर एव्यूलाई होता है, एक्चुअली क्या एव्यूलाई जो अगर हम उसको फैला देना तो कितना 80 मीटर स्क्वायर जितना एरिया, 80 मीटर जितना एरिया वो कवर करेगा, वो यहाँ पे यही बता रहा है। तो मैक्सिमम एरिया जो होता है हमारे जो लंग्स के अंदर जो एव्यूलाई होता है, 80% ऑफ सरफेस एरिया जो होता है, अगर फैला देंगे ना उसको, वो जो बबल्स हैं उसको छोटो काट के अगर फैला देंगे तो होगा क्या मालूम है, 80 मीटर स्क्वायर जितना वो जगह रोकेगा। ये एक था, वो हमने समझ लिया। उसके बाद क्या है, डिफ्यूजन वेयर टू मूव ऑक्सीजन इन अवर बॉडी एंड एस्टिमेट दैट द 3 ईयर ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा ये भी मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली कि भाई यहाँ पे ये ऐसा बोला गया है, अगर हम करते क्या है भाई, नाक से ले रहे हैं सांस, लंग्स में जा रहा है और लंग्स में से ब्लड में जा रहा है और ब्लड में से फिर हमारे सेल में जा रहा है। अगर आप सोच लो कि भाई हमारी पूरी बॉडी हमारी कि एयर के साथ यहाँ पे अटैच्ड है, अगर डायरेक्ट सेल एयर में एनवायरनमेंट में से अगर ऑक्सीजन ले ले तो चलेगा नहीं क्या सर? देखो आप दिमाग लगाओ कि अगर ये सेल एनवायरनमेंट में से डायरेक्टली सेल हमारा जो ऑक्सीजन ले लेता, तो यहाँ पे यही बताया गया हुआ है कि हमारी बॉडी के जो अंदर के पार्ट्स के जो सेल हैं उसको भी पहुँचाना पड़ेगा ऑक्सीजन। तो वो पहुँचाते पहुँचाते कितने साल हो जाते हैं मालूम है? 3 साल। तो मीन्स उसको जो डिफ्यूजन सिस्टम इतना स्लोली होता है, तो उसका मीनिंग ये हुआ अगर सेल टू सेल अगर वो डिफ्यूजन करता, ऑक्सीजन लेता और कार्बन डाइऑक्साइड पास करने का काम करता, अगर हमारी बॉडी के अंदर वेंस और जो आर्टरीज नहीं होती, तो मीन्स ब्लड जो हमारा काम करता है अगर नहीं होती, तो 3 साल में एक बार हम सांस ले पा सकते। सोचो
हमारा सेल जो 3 साल में उसको एक बार हम ऑक्सीजन दे सकते थे। कहने का मीनिंग ये है, बस ये कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज था और कुछ नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अगर सही में अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक तो कम से कम इतना टाइम दिया है तो दे ही दे।